हेलो गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 107 का यूनिट 15 जिसका नाम है चेंजिंग द रोल ऑफ द यूएन सिस्टम। इस चैप्टर को वैसे मैं भूल गई थी कि हाँ ये चैप्टर भी बचा हुआ है, लेकिन कल मुझे एक बच्चे ने बताया तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी आज बना देते हैं। वैसे तो मेरे को बीपीएससी 109 का यूनिट 2 डालना था रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन उसको भी देखते हैं आज टाइम मिलता है तो। लेकिन हमने बीपीएससी 107 के अंदर लास्ट प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने बात करी थी कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। हमारी जो कहानी थी वो खत्म हुई थी कोल्ड वॉर पर, है ना, कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया, यूएसए टूट चुका था। अब यूएसए क्या हो गई थी, एक हेजेमनी पावर बन चुकी थी। ठीक है, पहले दो पावर के बीच में एक वॉर चल रहा था जिसको हम कोल्ड वॉर बोल रहे थे। अब जो कोल्ड वॉर है वो खत्म हो जाता है क्योंकि हमारा जो यूएसएसआर था वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो अब तक की हमारी ये कहानी रही है। आज हम बात करेंगे एक नया ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है यूएन, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, क्या है? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ओके जी। तो हम यूएन का देखते हैं क्या सिस्टम है। तो यूएन का क्या है, अब जो रोल है ना वो चेंज हो रहा है। यूएन ऐसा नहीं है कि हमारा कोल्ड वॉर के बाद बना है तभी ये चैप्टर लास्ट में डाला हुआ है, नहीं। हमने बात करी थी जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 के अंदर, तो उस टाइम पर यूएन को बनाया गया था कि अगर फ्यूचर में कोई भी प्रोग्राम कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन होगी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बात करेगी, ठीक है, पीसफुली उन चीज़ों को रिजॉल्व करेगी। ठीक है, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम है यूएन। अब यूएन का जो नेचर है ना, जो सिस्टम है वो चेंज होता जा रहा है, वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए यूएन क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका रोल क्या है। देन उसके बाद इसकी एजेंसीज का क्या रोल है, यूएन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, एनजीओज का क्या रोल है यूएन के सिस्टम में, कैसे जो नेचर है यूएन का उसे चेंज करना चाहिए। ठीक है, उसका रोल क्या है, उसका अचीवमेंट, चैलेंजेस की बात करेंगे। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इसको थोड़ा डेमोक्रेटाइजेशन होना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको अपने लिए क्या अपनानी पड़ेगी, डेमोक्रेसी और फ्यूचर की बात करेंगे यूएन सिस्टम के। यहाँ पे समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, आगे समझ पाएगा। देखो, इंट्रोडक्शन बोलता कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, वो क्रिएट हुआ था 1945 को। कब किया गया था? 1945 को, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर 1945 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। ठीक है, क्यों क्रिएट किया गया था कि देखो जी, अगर वर्ल्ड में अब कोई भी बड़े बड़े इश्यूज आते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उन प्रॉब्लम पर बात करेगी, पीसफुल बैठाएगी, पीसली तरीके से बात करेगी, उनके जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेगी। ठीक है, ऐसा समझ में। इट इज ओनली ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 193 कंट्रीज आती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी कंट्रीज है, कमेंट सेक्शन में बताना है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी कंट्रीज है, टोटल कंट्रीज कितनी है। और यूएन की कितनी कंट्रीज है, 193 मेंबर्स है। ठीक है, यूएन क्या करता है, यूएन डील करता है वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स। जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, जो कि पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रही है, उनके ऊपर बात करता है। जैसे हम करंट सिचुएशन की बात करें, यूएसए और यूक्रेन का वॉर, रशिया और यूक्रेन का वॉर, रशिया और यूक्रेन का आपस में लड़ाई है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड को झेलना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। यूरोपियन कंट्रीज की अलग प्रॉब्लम हो रही है भाई, अफ्रीकन कंट्रीज की अलग है, हमारी खुद की अलग दिक्कत हो रही है। तो क्या हो रहा है कि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, लेकिन इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, यूएन एक बहुत बड़ा स्टेज है जहां पर सभी कंट्री, ऑलमोस्ट कंट्रीज, 2 कंट्रीज को छोड़ के, ठीक है, ये क्या है, इसके मेंबर है, कम टुगेदर। ये सभी कंट्रीज क्या आती है, एक साथ आती है, बात करती है कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम रशिया और यूक्रेन के वॉर को पीसफुली क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करती है। हर साल 3 हफ्ते इनकी मीटिंग चलती है जहां पर अलग अलग कंट्रीज के लीडर्स आते हैं और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है उन पर क्या करते हैं, बात करते हैं। ये एक वर्ल्ड समिट है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती है, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज आती है। सभी के लीडर क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं और काम करते हैं कि कैसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यूएन समझ में आया क्या है? ठीक है, यूएन कब बना था ये बताना है, यूएन के मेंबर कितने हैं वो बताना है।
यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन एक सिस्टम है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भाई। वर्ल्ड की 193 कंट्रीज, 2 कंट्रीज को छोड़ के यूएन की क्या है? मेंबर है, ठीक है। जो क्या करते हैं? बात करते हैं कि कैसे जो वर्ल्ड के सामने क्या है चैलेंजेस है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट सिर्फ इंडिया के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, ना ही पाकिस्तान के अंदर, ना ही चाइना के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो पूरे वर्ल्ड को निकालना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। इंडिया कितनी ही पॉलिसी लेकर आ जाए, वो कितना ही कोल को कम कर ले, ठीक है, वो कितना ही ये जो कार्बन जो नेट कार्बन वाली वो होती है गैसेस, उनको कितना ही कम क्यों ना कर ले भाई, इंडिया तो कम कर लेगा, लेकिन जो वर्ल्ड के अंदर इतनी सारी कंट्रीज है उनका कहाँ पे जाएगा पॉल्यूशन, है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड को निकालना पड़ेगा। तो ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कौन निकालता है? यूएन, ठीक है। यूएन एक बहुत बड़ी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सेक्रेटरीट्स होते हैं। यूएन फंड के ऊपर बात करता है, अपने फंड्स निकालता है, अपने प्रोग्राम लेकर आता है। इसकी 5 बड़ी बड़ी एजेंसीज है और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कल्चर, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, सोशल इश्यूज के ऊपर क्या करते हैं? बात करते हैं। बोले तो यूएन का क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव, कैसे हम पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस लेकर आ सकते हैं, कैसे पूरे वर्ल्ड को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये बनाना चाहता है पूरे देशों को क्या? फ्रेंडली रिलेशन की, सभी देश क्या करें? आपस में फ्रेंडली रहे, ना कि आपस में क्या करे? वॉर करे, ठीक है। इक्वल राइट्स की ये बात करता है कि देखो भाई सभी को इक्वल राइट होना चाहिए। कॉपरेशन की बात करता है कि सभी वर्ल्ड क्या करे? आपस में कॉपरेट करे सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर प्रॉब्लम्स में, और प्रमोट करता है ह्यूमन राइट को। भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन राइट होनी चाहिए, सभी देशों में इंसान रहता है, ऐसा तो बात है नहीं कि इंडिया के अंदर ही सिर्फ इंसान रहते हैं। तो ह्यूमन राइट भी सबके पास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो यूएन इस काम को करता है, ठीक है। ये एक सेंटर है जहां पर सर्व की जाती है क्या? हार्मनी, कि सभी देशों में क्या होनी चाहिए? सभी देशों के बीच एक हार्मनी बननी चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि यूएन का क्या स्ट्रक्चर है। इसके 6 मेन ऑर्गन है। क्या है? 6 मेन ऑर्गन है। पहला है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली एक ऐसी असेंबली है जहां पे डिस्कशन किए जाते हैं, रिकमेंडेशन दी जाती है जो बड़े बड़े इश्यूज है वहां पर। सेकेंड है इसकी सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ये क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेन करने में पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस, सिक्योरिटीज, ठीक है, बड़े बड़े इश्यूज को इन्फोर्स करने में। अगर यूएन कोई बड़ा इशू लेती है तो उसको इन्फोर्स कौन कराती है? सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। जनरल असेंबली जो कि डिस्कशन और रिकमेंडेशन देती है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या करती है? जिसको हम ECOSOC भी बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट कराती है इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क में और प्रमोट करती है किसको? डेवलपमेंट को, कि कैसे सभी के सभी देश क्या कर सकते हैं? अपने देश के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ट्रस्टशिप काउंसिल ये ट्रस्ट बनाती है एक तरीके से, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो गई है। काफ़ी कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, बहुत ही कम सुनने के लिए मिलता है क्योंकि ये है ही नहीं, इतना काम ही नहीं करती है, बड़ी ही इनएक्टिव है, ठीक है। आज के टाइम पे ये क्या है? इनएक्टिव है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये पूरा वर्ल्ड का कोर्ट है। जैसे अपने इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है ना, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड का कोर्ट कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये हमारा यूएन का ही क्या है? एक ऑर्गन है। यहाँ पर वर्ल्ड इंटरनेशनल जितनी भी ट्रीटीज होती है, वर्ल्ड में जितने भी इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। अच्छा, मुझे कमेंट्स में एक बात बताना कि इंडिया का कौन सा ऐसा केस है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है? क्या इंडिया ने कभी कोई इंडिया का केस गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? अगर गया है तो कौन सा वो केस है बताना है। कौन सा केस था इंडिया का जो कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है इंटरनेशनल? फिर उसके बाद है सेक्रेटरीट। ये यूएन के पॉलिसीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं प्रोग्राम्स लेकर आने में, और इनके एडेड कौन होता है? हमारे सेक्रेटरी जनरल्स, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम इसकी एजेंसीज की बात करते हैं तो IAE, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ऑटोमिक
एनर्जी एजेंसी, देन उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन इमरजेंसी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत बड़ी बड़ी क्या है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़ी बड़ी बॉडीज है जो कि बजट पे काम करती है। इनका एम होता है कि हेल्थ पे कैसे काम करे, कैसे एग्रीकल्चर के ऊपर काम करे, कैसे एजुकेशन लेकर आए, लेबर्स को कैसे हम उनके राइट्स की बात कर सकते हैं, और भी काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिनके ऊपर ये एजेंसीज काम करती है। ठीक है भाई, ओके। तो यूएन के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो किसके थ्रू आते हैं, जनरल असेंबली के थ्रू आते हैं। ठीक है, और आईसीओसी जो कि हमने आईसीओसी जो ऊपर पढ़ा था, इसका काम है कैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, सोशल स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं, कैसे हम एक बहुत रिच कंट्री और एक बहुत पुअर कंट्री, एक बहुत डेवलप्ड कंट्री, एक बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्री के बीच में एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, और एनजीओज भी होते हैं। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी क्या है, काम करती है किसके अंदर, किसके अंदर, यूएन के अंदर। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इन सब की ये बात करती है। ठीक है, ओके जी। अब तो ये हमने पूरा रोल देखा, क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी एजेंसीज है, कौन कौन से क्या है ऑर्गन है किसके, यूएन के। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका रोल का, थोड़ा सा क्या रोल है, क्या अचीवमेंट्स है, क्या चैलेंजेस है इसके, वो बात करता है। तो भाई फोकस करता है ये किसके ऊपर, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर, कैसे हम पीस लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और यूएन क्या करता है, प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, हाई स्टैंडर्ड लिविंग की भाई सभी को मिलना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कैसे कंट्री सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस लेकर आ सकती है अपनी कंट्री के अंदर, और ये इंटरनेशनल पीस की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, पहला तो सबसे पहला तो यही है इसका काम, इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। ये काम करता है कि देखो कैसे आप अपने वहाँ पे डेवलपमेंट लेकर आ सकते हो। ठीक है, कैसे वुमेन को एडवांस कर सकते हो, एम्पावर कर सकते हो, वुमेन राइट की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, बोलता है कि भाई तुम डेवलप करो, विकास करो, लेकिन अपने इन्वायरमेंट को भी थोड़ा देखो। ये नहीं कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं है और करंट जो है, प्रेजेंट जो उनके लिए तुम सारा डेवलपमेंट कर रहे हो, नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, आने वाली जनरेशन के लिए भी रखना है, और जो प्रेजेंट में उनकी नीड्स को भी पूरा करना है। गुड गवर्नेंस की बात करता है। और एमडीजीएस जो कि हमने पढ़े थे, इसके गोल्स थे जो कि 2000 के अंदर इसने क्या करे थे, अडॉप्ट करे थे, लेकिन ये गोल्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। फिर 2015 के अंदर ये और 17 गोल रखता है, जहाँ पे पॉवर्टी को खत्म करने की बात करता है, एजुकेशन लेकर आने की बात करता है, प्रमोट करता है जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड मॉरलिटी कम हो, इम्प्रूव हो क्या हेल्थ सेक्टर, डिसीज कॉम्पैक्ट हो, इंश्योर करता है कि जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल रहे। ठीक है, और ग्लोबल पार्टनरशिप की। ठीक है, तो 17 गोल आप एक बार देख लेना, इसके काम आ जाएगा। रोल ऑफ डीकोलोनाइजेशन, भाई बोलते हैं कि देखो डीकोलोनाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिकोलोनाइजेशन नहीं होना चाहिए। जो यूएन है वो काफ़ी राइट की बात करता है, इंडिपेंडेंस की बात करता है कि अपना खुद का रूल रखो ना, क्यों तुम्हारे ऊपर दूसरी कंट्री रूल कर रही है। तो बहुत सारी कॉलोनीज है जिसको इंडिपेंडेंट कराया है किसने, यूएन ने काफ़ी सपोर्ट कर है। 750 मिलियन पीपल है जिनको क्या कराया है, इंडिपेंडेंस दिलाई है, किसके सपोर्ट से मिली है, यूएन के सपोर्ट से। ठीक है, ये किसकी बात करता है, डेमोक्रेटाइजेशन की। ठीक है, पीसफुल पीस कीपिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, भाई सबसे बड़ा काम यही है इसका, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सके हम। ठीक है, तो उसके लिए कैसे कम कराता है कॉन्फ्लिक्ट को, अपने पीस कीपिंग मिशंस भेजता है, कैसे वो नेगोशिएट कर सकता है, उन सब चीज़ों के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये सब इसका काम है। ह्यूमन राइट के ऊपर हमारा ये कौन बात करता है, ह्यूमन बात कर सकता है। कैसे हम ह्यूमन राइट के ऊपर बात कर सकते हैं, कैसे सभी को ह्यूमन राइट दे सकते हैं, तो ये काफ़ी बिल भी लेकर आए हैं, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट, जहाँ पे एक बेसिक जो फंडामेंटल राइट होनी चाहिए ना ह्यूमन की, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी कुछ काम है ये ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर क्या करता है, बात करता है। ठीक है, तो ये सारी हमने अचीवमेंट पढ़ी इसकी यूएन की। लेकिन यूएन काफ़ी चैलेंज फेस कर रहा है, काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। क्यों, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि देखो जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर जो वीटो पावर है ना, उसका जो बड़े बड़े हमारे मेंबर है, ठीक है, जो परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर, मिसयूज करते हैं इस पावर का। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिलता है। ठीक है, उसकी हम आगे बात करेंगे। ओके, तो डेमोक्रेटाइजेशन
करने के लिए बोला जाता है कि यूएन को थोड़ा सा डेमोक्रेटाइजेशन होना पड़ेगा। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब यूएन को थोड़ा ओपन होना पड़ेगा, थोड़ा पार्टिसिपेटरी होना पड़ेगा, थोड़ा लेस कंट्रोल रखना पड़ेगा। यूएन पूरे वर्ल्ड की भाई 193 कंट्रीज मेंबर है, लेकिन कुछ ही 5 कंट्रीज के पास क्या है, पावर है, वो कंट्रोल कर रही है यूएन के पूरे सिस्टम को। ठीक है, मैटर क्या है, बहुत सारी कंट्रीज क्या है, सबको पता है, पार्ट है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज चाहती है यूएन थोड़ा सा फेयर रहे, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक रहे, किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। स्पेशली कौन, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के साथ क्या दिक्कत हो रही है, जिसको ये डेमोक्रेटिक ओपन होने की बात कर रहे हैं। देखो, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर होते हैं। कितने, 15 मेंबर। 15 में से 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। 10 क्या होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर, जिनको हर 2 साल बाद इलेक्ट करके नई नई कंट्रीज उसका मेंबर बनती है। और परमानेंट मेंबर जो कि कभी इलेक्ट नहीं होते, ये परमानेंट है। ठीक है, और इन परमानेंट मेंबर्स के पास क्या है, वीटो पावर है। क्या है, वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर होती है मतलब किसी भी काम को रोक देने की इनके पास पावर है। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये कौन कौन सी कंट्रीज है बोले तो चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है, यूनाइटेड नेशन है। कौन कौन सी है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। ठीक है, 5 कंट्रीज है, नाम याद रखना। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि यार इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पावर तुमने कुछ ही देशों को दे रखी है, ऐसा क्यों, है ना, कुछ ही देशों को दे रखी है, ऐसा क्यों। या जो तुम पावरफुल कंट्री जिनको बना रहे हो ना, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पावरफुल थी, अब के टाइम पे नहीं है, तो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए यूएन को अपने सिस्टम में। ये फ्रांस, रशिया, यूके, ये तो वर्ल्ड वॉर के बाद थी पावरफुल, अब तो वर्ल्ड काफी चेंज हो चुका है, तो थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। किसको, यूएन को थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लेकर आना चाहिए। तो इसके ऊपर बात की जाती है। ठीक है, कि अपने परमानेंट मेंबर को इंक्रीज करो। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स को भी लेकर आओ। अब क्या होता है, बात की जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास वीटो है, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, ये क्या दिखाती है, वीटो दिखाती है। बोलते हैं हम तो एग्री है ही नहीं, हमको क्यों चेंज करना है। और यही प्रॉब्लम चल रही है 25 साल से। यूएन के बात छिड़ती है, यूएन के अंदर क्या बात छिड़ती है कि देखो थोड़ा सा परमानेंट मेंबर को इंक्रीज किया जाए। जो वीटो पावर तुमने कुछ ही उसको दे रखी है ना कंट्रीज को, थोड़ा सा और कंट्रीज इसके अंदर ऐड की जाए, आती है। अब इसके ऊपर कोई ना कोई एक कंट्री वीटो लगा देती है कि देखो हमको चेंज नहीं करना है। और वीटो पावर के अंदर यह है कि अगर किसी एक कंट्री ने भी वीटो पावर का यूज किया है, वहीं वो क्या हो जाता है, बंद कर दिया जाता है डिसीजन। ठीक है, अब कौन बनना चाहता है इसका परमानेंट मेंबर, जापान बनना चाहता है। जापान आप देख रहे हो कितना डेवलप हो चुका है। जर्मनी बनना चाहता है, इंडिया बनना चाहता है, ब्राजील बनना चाहता है इसका परमानेंट मेंबर। अफ्रीकन नेशन बनने चाहते हैं कि देखो हमारा तो भाई कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। अफ्रीकन नेशन क्या बोलते हैं कि हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, हम तो पहले थे इतने पीछे, अब थोड़ी नहीं बिछड़े हैं। तो यूएन के अंदर अफ्रीकन नेशन भी चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारा रिप्रेजेंटेशन भी दो, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालना काफ़ी टफ है। क्यों, कभी बात चिढ़ती है तो वीटो पावर लगा दी जाती है। ठीक है, और इंडिया के केस में तो स्पेशली चाइना लगाता है वीटो पावर, वो कभी बनने ही नहीं देता, वीटो पावर का यूज़ कर रहा है। और जबकि चाइना को हमने बनाया था उसके अंदर परमानेंट मेंबर। ठीक है, तो लोग डिबेट करते हैं कि थोड़ा सा इसे भाई सिक्योरिटी काउंसिल को थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे हमने चैलेंजेस देखे हैं जो कि यूएन के ऊपर एक प्रेशर बना के बैठे हैं कि थोड़ा सा इसे बदलो, बदलाव लेके आओ। अब फ्यूचर क्या है यूएन सिस्टम का, क्या फ्यूचर है, तो यूएन का फ्यूचर डिपेंड करता है उसकी एबिलिटी के ऊपर। जैसे वो चेंज होगा, अपने सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करेगा, तो लोग भी काफ़ी पसंद करेंगे कि हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, अफ्रीकन नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लोग खुश होंगे। ठीक है, अच्छा काम करेगा तो वही बोला जाता है इसके अंदर। पहला तो उसने अपनी वीकनेस को निकालना पड़ेगा, बहुत ही कम एक्टिव रह गया है वो। ठीक है, प्रोएक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा उसे अब वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा है, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है वो अब से थोड़ी नहीं चल रहा है ना, 2 साल हो गए लेकिन कोई डिसीजन ही नहीं लिए गए। ये बनाई इसलिए गई है कि रिजॉल्व करेगी कॉन्फ्लिक्ट को, क्यों नहीं कर पा रही है।
ठीक है। एड्रेस वीकनेस, इसको अपनी वीकनेस को देखना पड़ेगा, कौन कौन सी वीकनेस है, ठीक है, अपनी वीकनेस को निकालना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को, अनजस्टिस को, अनइक्वालिटी को, टेररिज्म को खत्म करना है ना, तो थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा इनको, ठीक है। रिफॉर्म्स लेकर आनी पड़ेगी, बोले तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेंबरशिप को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अपनी डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा इनहेंस करना पड़ेगा सिक्योरिटी काउंसिल को, ठीक है, यूएन को। और जो वीटो का पावर है उसको थोड़ा लिमिट करना पड़ेगा, कि कुछ ही देशों के ऊपर आपने वीटो पावर दे रखा है, ये तो गलत बात है। और थोड़ा सा इसको अपना चेंज करना पड़ेगा कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन लेकर आ सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर की कहानी खत्म हो गई है, कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया है, एक नया वर्ल्ड बन चुका है आज के टाइम पे, ठीक है, जहाँ पे मल्टी पोलर वर्ल्ड है, बहुत सारी पावर है, सुपर पावर है वर्ल्ड के अंदर। आज कोई रशिया चाइना वगैरह ही नहीं बची अब, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेंथ करना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी काउंसिल को, तो वही है कि उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा। अगर नहीं काम करेगा तो सिंपल सी बात है, कोई नहीं पूछेगा इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का। और क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और बहुत ही इजी चैप्टर था, वैसे सिंपल था बिल्कुल, कि यूएन क्या होता है, उसका रोल क्या है, उसकी एजेंसीज, ऑर्गन वगैरह, पूरा एक 20 नंबर का क्वेश्चन आप इस चैप्टर से तैयार कर सकते हो। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो यूएन के बारे में लिख दिया, ऑर्गन लिख दिया, एजेंसीज लिख दिया, चैलेंज के ऊपर क्वेश्चन आया, चैलेंजेस लिख दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाय।